अस्सलाम वालेकुम बच्चे, वेलकम बैक। बच्चे, इससे पहली क्लास में हमने ओवरहेड्स चैप्टर को कवर किया था, जिसमें हमने सीखा था कि ओवरहेड्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। हमने सीखा था एलोकेशन, अपोर्शनमेंट और रीअपोर्शनमेंट के थ्रू हम ओवरहेड्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब जिन ओवरहेड्स को हमने कैलकुलेट किया है उसको एब्जॉर्प्शन चैप्टर में हम सीखेंगे कि एक एक यूनिट पे एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है, चार्ज कैसे किया जाता है। लेकिन आगे पढ़ने से पहले मैं ज़रा आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, जिसकी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। कॉस्ट कार्ड के साथ साथ P&L, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं और जिसे इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, कि इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है। देखो बच्चे, कॉस्ट कार्ड तो हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और बनाना सीख चुके हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट पे लगने वाले डायरेक्ट खर्चों को अगर ऐड करें तो हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाती है। अब इसके साथ साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, जिसे हम ओवरहेड्स बोलते हैं, उनको ऐड करें तो प्रोडक्शन से रिलेटेड हमें सारी कॉस्ट मिल जाती है, जिसे हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। साथ ही नॉन प्रोडक्शन पे लगने वाले ओवरहेड्स अगर हम ऐड कर दें तो हमें हमारी टोटल कॉस्ट मिल जाती है। अब जनाब, ये पीरियड के स्टार्ट में ये सब कैलकुलेशन किया जाता है। अब ये एस्टिमेट्स होते हैं, ये रियल वैल्यूज नहीं होती। अब एस्टिमेट कैसे किया जाता है इन सब का हमें पहले से कैसे इल्म होता है, तो जनाब ये मैनेजर का काम है करना, और ये आप आगे जाके F2 तक सीख जाओगे कि इसकी एस्टिमेशन कैसे की जाती है। ठीक है, अब ये एस्टिमेशन क्यों की जाती है, कॉस्ट कार्ड हमें ये बता देता है कि आगे जाकर जो हम प्रोडक्ट बनाने लगे हैं, जो यूनिट्स बनाने लगे हैं, उन पे हमारा कितना कुछ खर्चा लगेगा, टोटल कॉस्ट की एक एस्टिमेट हमें मालूम हो जाती है। अब इसी को देखते हुए आप अपने लिए बजट बनाते हो। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, ये पीरियड के स्टार्ट में बनता है और इसी के थ्रू हम अपने बजट्स बनाते हैं। अब जो टोटल कॉस्ट मिली है हमें, इसके साथ जरा सा प्रॉफिट ऐड करके हम सेलिंग प्राइस सेट कर देते हैं। ठीक है, अब जनाब ये तो हमने सेलिंग प्राइस तो हमने सेट कर दिया। अब प्रोडक्शन शुरू हो गई, यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए, सेल्स हम शुरू कर दिया हमने, कुछ यूनिट्स बिक गए, पीरियड एंड हो गया। अब बाय द एंड ऑफ द पीरियड आपको ये तो रिपोर्ट करना होगा ना, क्लोजिंग वैल्यूज रिपोर्ट करनी होंगी ना, कि इस पीरियड के दौरान हमने प्रोडक्शन कितनी की, हमने सेल्स कितनी की है, और इस पीरियड के एंड पे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो वो प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए हमें P&L या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसे कहते हैं, या इनकम स्टेटमेंट भी जिसे कहते हैं, ये बनाना होगा। अब इनकम स्टेटमेंट इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है। या हम सारे खर्चों को ऐड करते थे और टोटल कॉस्ट मालूम करते थे, जिसमें प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस हमें मालूम हो जाता था। अब इनकम स्टेटमेंट एग्जैक्ट उलट होगा। जो हमने सेल्स किए हैं, उससे जो पैसे आए हैं, जिसे हम रेवेन्यू बोलते हैं, वहां से शुरू करेंगे। अपने रेवेन्यू में से एक एक खर्चा माइनस करते जाएंगे जो हमारा इन प्रोडक्ट को, इन यूनिट्स को बनाने पे लगा था, वो एक एक खर्चा माइनस करते जाएंगे। और एट द एंड देखेंगे कि अगर कुछ हमारे पास पैसे बचते हैं तो हम कहेंगे कि हम प्रॉफिट पे हैं, लेकिन अगर हमारा अपना खर्चा ही रिकवर नहीं हो रहा तो हम कहेंगे कि भाई हम लॉस पे हैं। तो इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं जनाब। बाय द एंड ऑफ द पीरियड जब आप सेल्स कर चुके होंगे तो उन सेल्स से आने वाले जो पैसे हैं उनको हम रेवेन्यू कहेंगे। ठीक है, अब उस रेवेन्यू में से माइनस किया जाता है कॉस्ट ऑफ सेल। अब बच्चे, अक्सर स्टूडेंट की कंफ्यूजन होती है, कॉस्ट ऑफ सेल उसका ये मतलब ले लेते हैं कि भाई इस जो सेल्स हुए हैं, इन यूनिट्स को बेचने पे जो खर्चा आया है उसको कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं। नहीं बच्चे, इनको बेचने पे जो खर्चा आता है वो सेलिंग कॉस्ट कहलाती है। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब जितने यूनिट्स बिके हैं, इनके बनाने पे, इनके प्रोड्यूस करने पे जो खर्चा आया था, दैट इज कंसीडर्ड टू बी नोन एज कॉस्ट ऑफ सेल। मैंने इसीलिए आसानी के लिए कॉस्ट ऑफ सेल के साथ दूसरा भी नाम लिखा है, प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी जितने यूनिट्स बिके हैं उनके प्रोड्यूस करने पे जो आपका खर्चा लगा था, वो प्रोडक्शन की कॉस्ट आप यहां से माइनस करोगे तो आपको मिल गया प्रॉफिट। अब इससे पहले लेबर चैप्टर में, पेरोल में हमने डिस्कस किया था कि ग्रॉस अमाउंट एक होता है, एक नेट अमाउंट होता है। ग्रॉस अमाउंट का मतलब वो अमाउंट जिसमें से अभी कुछ डिडक्शंस करना बाकी है। नेट अमाउंट उसे कहते हैं जिसमें से और डिडक्शंस नहीं करनी है आपने। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा, वजह क्योंकि इसमें से सिर्फ प्रोडक्शन का खर्चा आपने माइनस किया है, नॉन प्रोडक्शन का खर्चा तो अभी तक आपने माइनस किया ही नहीं है। तो जनाब हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला। अब इसमें से फाइनेंस वाले इसको अदर एक्सपेंसेस कहते हैं, या इसको आप नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हो, दोनों एक ही है। तो हम प्रोडक्शन की कॉस्ट माइनस कर चुके, यहाँ पे
इन यूनिट्स पे लगने वाला नॉन प्रोडक्शन का खर्चा भी माइनस कर दिया, तो PBIT मिला हमें, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब वो वाला प्रॉफिट जिसमें से अभी इंटरेस्ट और टैक्स हमने नहीं दिया। अब इसको बच्चे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। अब इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों कहते हैं? अब बच्चे लाजमी तो नहीं है ना कि हर बंदे ने इंटरेस्ट और टैक्स देना होगा। MA1 लेवल के मुताबिक समझा रहा हूं, लाजमी नहीं है कि हर बंदे ने इंटरेस्ट और टैक्स देना होगा। अब जिसने इंटरेस्ट और टैक्स नहीं देना वो तो इसी प्रॉफिट को अपनी मर्जी से आगे जाके ऑपरेट करेगा। समझ आ रही है? तो इसको PBIT के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं। अब मेरे पे अगर कोई इंटरेस्ट है किसी को, अगर मैंने सूद देना है इनमें से, तो वो माइनस करूंगा, और जो मुझ पे टैक्स लगता है मैंने वो माइनस कर देना है। तो इसके बाद ये रेवेन्यू में से, इन पैसों में से और कुछ नहीं बचा माइनस करने को, तो जो आखिर में मुझे अमाउंट मिलता है दैट विल बी नोन एज आवर नेट प्रॉफिट्स। तो ये रहा बच्चे कॉस्ट कार्ड और इनकम स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। अब इसे आगे जाके इस्तेमाल करेंगे एब्जॉर्प्शन में भी और मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में भी। फिर से बता दूं बच्चे, कॉस्ट कार्ड हम पीरियड के स्टार्ट में बनाएंगे ताकि इससे हमें मालूम हो जाए कि आगे जाके जो हम यूनिट्स बनाने लगे, जो प्रोडक्ट बनाने लगे, उस पर कितना कोई खर्चा लगेगा हमारा। और एट द एंड ऑफ द पीरियड जब हमें मालूम करना होता है कि इस पीरियड में हम लॉस पे थे या कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो वो मालूम करने के लिए हमें इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करना होगा, इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा, जिसे आप P&L या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हो। ये एंड पे बनाया जाता है। समझ आ रही है? अब पढ़ते हैं बच्चे अपना एब्जॉर्प्शन चैप्टर शुरू करते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है बच्चे, अगर गौर से देखो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए मैंने लिखा है कि ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट। सिर्फ फिक्स ओवरहेड्स की ट्रीटमेंट होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। अब आप सोचोगे कि हमने तो सुना था कि भाई एब्जॉर्प्शन में हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को ट्रीट करते हैं। इनडायरेक्ट तो वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है आपने, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ फिक्स की ट्रीटमेंट होती है, वेरिएबल इनडायरेक्ट की ट्रीटमेंट नहीं होती। बताता हूं बच्चे, वेरिएबल खर्चा किसे कहते हैं? जो एक्टिविटी के साथ साथ ही इंक्रीज हो, और अगर एक्टिविटी को डिक्रीज करोगे तो खर्चा भी डिक्रीज होगा। बताता हूं, एक पेन को बनाने पे अगर 10 रुपए लगते हैं, 2 पेन को बनाने पे 20 लगेंगे, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50। अब एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो खर्चा भी इंक्रीज हो रहा था। वापस 5 से 4 पेन्स पे ले आओ तो 40 खर्चा होगा, 4 से 3 तो 30 खर्चा होगा, 3 से 2 तो 20 खर्चा होगा। एक्टिविटी वापस डिक्रीज हो रही है तो खर्चा भी डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? अच्छा, मतलब हमें पता चला कि वेरिएबल खर्चा सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी की वजह से आएगा। अगर एक्टिविटी नहीं करोगे तो वेरिएबल खर्चा नहीं आएगा। कैसे? बताता हूं। देखो, एक पेन पे 10 रुपए का खर्चा लगा, दूसरा पेन बनाया तो 20 खर्चा लगा, तीसरा पेन जब तक बनाऊंगा नहीं उसका खर्चा नहीं लगेगा, जब बनाऊंगा तब इसका खर्चा लगेगा। तो हमें पता चला कि नहीं कि वेरिएबल कॉस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी की वजह से आएगी। ठीक है भाई, मतलब हम बिजली का बिल जो है इनडायरेक्ट है और वेरिएबल भी है। इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि एक एक यूनिट पे बिजली का कितना हिस्सा चार्ज करूं मालूम नहीं हो पा रहा। वेरिएबल इसलिए कि ज्यादा प्रोडक्शन करोगे ज्यादा बिल आएगा, ज्यादा मशीन इस्तेमाल करोगे कम मशीन इस्तेमाल करोगे कम बिल आएगा। लेकिन वेरिएबल है तो हमें यह भी तो पता है कि बिजली का बिल जिस डिपार्टमेंट का है उसी डिपार्टमेंट की एक्टिविटी की वजह से ये बिल आ रहा होगा। अगर उसी डिपार्टमेंट की एक्टिविटी ना हो रही होती तो ये बिल आता नहीं आता। तो ठीक है, इनडायरेक्ट है। जब प्रोडक्शन शुरू है, जब प्रोसेस शुरू है, पीरियड के दौरान ये एक एक यूनिट पे चार्ज नहीं हो पा रहा, इनडायरेक्ट है, आसानी से नहीं चार्ज हो पा रहा। लेकिन पीरियड एंड होने के बाद आपको ये भी पता है कि टोटल इनडायरेक्ट खर्चा कितना है और टोटल हमारे प्रोडक्शंस कितने हुए, या टोटल यूनिट्स कितने बने, या टोटल कितने घंटे काम हुआ है। तो टोटल ओवरहेड्स को पीरियड के एंड पे उसी डिपार्टमेंट के टोटल एक्टिविटी पे डिवाइड कर दोगे तो आसानी से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं पीरियड के एंड पे, क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल खर्चा सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी की वजह से आता है। तो जो वेरिएबल खर्चा इनडायरेक्ट वाला जिस एक्टिविटी की वजह से आया है, पीरियड के एंड पे आपको टोटल एक्टिविटी भी पता होती है और टोटल इनडायरेक्ट ओवरहेड्स कितने, ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड्स कितने लगे वो भी मालूम होते हैं। तो पीरियड के एंड पे तो आप इसको एक एक यूनिट पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं, तो वो चार्ज हो सकते हैं पीरियड के एंड पे। लेकिन फिक्स आसानी से नहीं चार्ज हो पाते। वजह देखो, फिक्स खर्चा हमेशा सेम रहता है, लेकिन एक्टिविटी कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। तो क्या आप हर बार अपना पर यूनिट ऊपर नीचे लेके जाते रहोगे? मसला है कि नहीं, क्योंकि एक्टिविटी कांस्टेंट नहीं रहती। कभी ज्यादा एक्टिविटी करोगे कभी कम एक्टिविटी करोगे, कभी एक्टिविटी होगी नहीं, लेकिन फिक्स खर्चा बार बार आ रहा है।
तो इसलिए फिक्स को आसानी से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, तो हम कहते हैं कि इसके लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करनी पड़ती है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप बता दूं, अगर एमसीक्यूज में आए, इसमें सिर्फ और सिर्फ फिक्स ओवरहेड्स की ट्रीटमेंट होती है। एक यूनिट पे चार्ज कैसे किए जाते हैं, पूरे प्रोडक्ट में टोटल कॉस्ट जाएगी, वेरिएबल भी और फिक्स भी, लेकिन फिक्स आसानी से पर यूनिट बेसिस पे नहीं आइडेंटिफाई हो रही, तो हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए फिक्स को एक यूनिट पे आइडेंटिफाई करते हैं। अब बच्चे, उस दिन जो ओवरहेड्स के थ्रू हमने एक क्वेश्चन किया था, पहले एलोकेशन स्टेप, फिर अपॉर्शनमेंट, फिर रीअपॉर्शनमेंट, तो हमें पता चला था कि असेंबली डिपार्टमेंट के टोटल कितने ओवरहेड्स लगे हैं और फिनिशिंग डिपार्टमेंट पे टोटल कितने ओवरहेड्स लगे। अब इसी को आगे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं बच्चे, ताकि आपको पता हो कि सब कुछ वो लॉजिक्स कनेक्टेड आपको मिले। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल फिनिशिंग असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स उठाए हैं और इसमें से क्वेश्चंस करने लगे। ठीक है, हमने ये पूरे एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और रीअपॉर्शनमेंट के जरिए मालूम कर लिया कि बजट के मुताबिक हमने बजट बना लिया, क्योंकि ये सारा बजट्स के लिए हो रहा होता है ना, हम बजट्स बना रहे होते हैं, देखते हैं पीरियड के साथ में एक टारगेट सेट करते हैं। बजट हमने बनाया कि बजट के मुताबिक असेंबली डिपार्टमेंट पे $66,700 के ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट लगेगी बजट के मुताबिक, और जो बजट के मुताबिक एक्टिविटी होगी वो 3335 आवर्स की होगी। ठीक है, ओवरहेड्स को पर आवर बेसिस पे एब्जॉर्ब किया जाता है, ये नोट कर लो बच्चे, पर आवर बेसिस पे एब्जॉर्ब किया जाता है। अब बजट के मुताबिक 66,700 यूनिट ओवरहेड्स लगेंगे और एक्टिविटी होगी 3335 आवर्स की, लेकिन एक्चुअल में $73,000 लगे। ठीक है, और एक्चुअल एक्टिविटी कितनी थी, 3800 आवर्स। अब वो मालूम करना चाह रहे हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या फिर ये बता दो कि अंडर एब्जॉर्ब था या ओवर एब्जॉर्ब था। अब डरो नहीं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स सिखाता हूं बच्चे, लेकिन 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 एब्जॉर्प्शन के फार्मूला पढ़ने से पहले देखो बच्चे, मैंने पहले ही दिन कमिटमेंट क्या की थी कि लेक्चर गौर से सुनो, ठीक तरीके से स्टॉइक होके बैठो। ठीक है, माइंड फ्रेश करके बैठो। बस मेरी किस्से कहानियां जो मैं दादी अम्मा बन के किस्से सुना रहा होता हूं ना, ये ठीक तरीके से सुनने आपने। मैं कमिटमेंट करता हूं बच्चे, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। अब वो फॉर्मूले पढ़ने से पहले उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, अक्सर टीचर्स एब्जॉर्प्शन के फार्मूलाज पढ़ा लेते हैं, स्टूडेंट्स बेचारे वो रटा लगा लेते हैं, फिर क्वेश्चन जरा सा इधर उधर का डेटा दिया गया तो वो समझ ही नहीं पा रहे होते कि ये कह क्या रहा है हमें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फार्मूला पढ़ेंगे, और आपको पता चलेगा कि फार्मूला याद करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। गौर से देखो बच्चे, गौर से देखो, जादू होने लगा। अच्छा देखो, हम इसी क्वेश्चन को उठा के एक अरेंज्ड फॉर्म में लिखते हैं अपने पास। एक मिनट बच्चे, क्वेश्चन में दिया गया है कि बजट के मुताबिक हमारे ओवरहेड्स लगने हैं 66,700 और बजट के मुताबिक कितने एक्टिविटी होगी, 3,335 आवर्स की एक्टिविटी होगी। एक्चुअल में $73,000 के ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट लगती है और एक्चुअल एक्टिविटी 3800 आवर्स की होती है। अब मैंने जब देखा कि बजट हमने 66,700 का बनाया था और एक्चुअल में 73,000 के खर्चे हो रहे हैं, तो नुकसान दिख रहा है ना। मैंने जाके पकड़ लिया अपने मैनेजर को गले से कि खबीस इंसान, 66,000 का बजट बना के 73,000 का खर्चा कर लिया है, ठीक तो हो। तो वो बड़ा ही निहायत मासूमाना और मदबाना अंदाज से कहता है कि सर जी लगता है आप जरा सा हिले हुए हो यहाँ से। अब मुझे गुस्सा आया कि भाई तुम नौकर है मेरे या मालिक है, क्या बातें कर रहा है, क्या औलफल बक रहा है। तो कहता है सर जी मसला तो कोई ना कोई है आपके यहाँ, अगर ना होता तो जरा ये क्वेश्चन को दोबारा देखो, जरा डेटा को दोबारा देखो। ठीक है, बजट 66,000 का बना था, लेकिन वो 3,335 आवर्स के लिए बना था। एक्चुअल में 3800 के घंटे लगे, 3800 आवर्स काम हुआ है, उसको भी तो देखो। बजट में ठीक है पैसे कम लगे थे, लेकिन वो कम घंटों के लिए थे। यहां पैसे ज्यादा लगे, लेकिन जो वर्किंग आवर्स है वो भी ज्यादा लगे हैं एक्चुअल में, उसको भी तो देखो।
तो मैंने जरा सा सोच के आराम से उसकी गर्दन वापस छोड़ दी और बैठ के सोचने लगा कि बात तो ठीक है ससुरे की, कि बजट जो हमने बनाया था वो 3335 घंटों के लिए बनाया था और एक्चुअल जो आवर्स लगे हैं वो 3800 घंटे। अब मुझे एक बात तो यहां से समझ आ गई कि कभी भी बजट को एक्चुअल डेटा से डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता। वजह, क्योंकि एक्टिविटी का डिफरेंस है। समझाता हूं, देखो बच्चे, 1 + 1 क्या होता है? 2। a + a 2a, लेकिन 1 + a नहीं मालूम कर सकते क्योंकि 1 एक डिजिट है, ठीक है, और जो a है वो एक अल्फाबेट है, तो दोनों की नेचर ही चेंज है, तो आप मालूम नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि सेम नेचर ही नहीं है। तो सिमिलरली यहां पे भी एक्टिविटी सेम नहीं है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन 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 अगर इसी एक्चुअल एक्टिविटी के लिए हमारे पास बजटेड ओवरहेड्स आ जाए, देखो इसी एक्चुअल एक्टिविटी के लिए हमारे पास बजटेड ओवरहेड्स आ जाए, मतलब हम किसी तरीके से मालूम कर ले कि बजट के मुताबिक इस 3800 घंटों पे कितने ओवरहेड्स लगने थे, तो हमारे पास 3800 घंटों के लिए बजटेड ओवरहेड्स भी होंगे और एक्चुअल भी दिए गए हैं 73,000। फिर तो कंपेयर हो सकता है ना, क्योंकि बजटेड ओवरहेड्स भी 3800 घंटों के होंगे और एक्चुअल ओवरहेड्स भी 3800 घंटे के हैं, फिर तो कंपेयर हो सकता है ना। तो हम एक्सटेंडेड बजट बनाएंगे, यानी जिसका दूसरा नाम फ्लेक्स्ड बजट है। जो हमें स्टार्ट में हमने अपने लिए एक फिक्स बजट बनाया था, टारगेट रखा था, उसी को बेस बना के अपने इस एक्चुअल डेटा के लिए एक और बजट बनाएंगे, ये मालूम करने के लिए कि इस एक्चुअल एक्टिविटी पे बजट के मुताबिक कितने ओवरहेड्स लगने थे, ताकि इसको इस एक्चुअल एक्टिविटी के एक्चुअल ओवरहेड्स के साथ कंपेयर किया जा सके। देखो बच्चे, देखो हम अगर बजट के मुताबिक 66,700 जो ओवरहेड्स थे वो लगने थे और काम कितना होना था 3335 आवर्स का, तो अगर 66,700 को डिवाइड कर दें इस पे तो हमें मालूम हो जाएगा ना कि बजट के मुताबिक 1 घंटे पे कितने ओवरहेड्स लगने चाहिए थे। अब देखो बच्चे, 66,700 डिवाइडेड बाय 3335, तो हमें पता चला कि बजट के मुताबिक $20 एक घंटे पे लगने चाहिए थे। मालूम हुआ कि नहीं? बजट के मुताबिक 1 घंटे पे $20 के ओवरहेड्स लगने चाहिए थे बच्चे। अब गौर से देखो, अगर इस $20 को मैं 3800 आवर से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये जो एक्चुअल एक्टिविटी है, मतलब 3800 आवर्स पे बजट के मुताबिक कितने ओवरहेड्स लगने चाहिए मालूम हो जाएंगे कि नहीं? फिर से बता रहा हूं, देखो बच्चे, हमने 66,700 को 3335 पे डिवाइड किया तो हमें पता चला कि बजट के मुताबिक 1 घंटे पे $20 लगने चाहिए। तो ये $20 को अगर 3800 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3800 आवर्स पे बजट के मुताबिक कितने ओवरहेड्स लगने चाहिए मालूम हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल गौर से देखो बच्चे, 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 3800 आवर्स से, तो हमें पता चला कि बजट के मुताबिक इस 3800 आवर्स पे $76,000 लगने चाहिए। अब देखो बच्चे, इस 3800 आवर्स के लिए बजट भी बन गया, 3800 आवर्स के लिए एक्चुअल डेटा भी मौजूद है। स्टैंडर्ड हमें क्या बताता है कि बजट के मुताबिक एक्चुअल डेटा पे कितने ओवरहेड्स लगने थे और एक्चुअल ओवरहेड्स भी मौजूद है। अब बजट के मुताबिक इस 3800 आवर्स यानी इस एक्चुअल डेटा पे $76,000 लगने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में हमारे मैनेजर ने कितने लगाए? 73,000। तो ये तो बचत करके दिए हैं उन्होंने हमें। इस दोनों को कंपेयर करोगे तो हमें पता चलेगा कि +3000 यानी 3000 की बचत करके दिए, तो मैनेजर का गला नहीं पकड़ना चाहिए, उसको शाबाशी देनी चाहिए। क्यों? फिर से बताता हूं, देखो बच्चे, हमने 66,700 को डिवाइड किया 3335 पे, तो हमें पता चला कि बजट के मुताबिक 1 घंटे पे $20 लगने चाहिए। तो हमने उस $20 को मल्टीप्लाई कर दिया इस एक्चुअल आवर से, 3800 आवर से, एक्चुअल एक्टिविटी से, तो हमें पता चला कि बजट के मुताबिक इस एक्चुअल एक्टिविटी पे $76,000 लगने चाहिए, लेकिन इसी एक्चुअल एक्टिविटी पे एक्चुअल में $73,000 लगे, तो 3000 की बचत हुई है कि नहीं?
तो मैनेजर को शाबाशी दो। अब ये था कॉन्सेप्ट बच्चे। अब सॉरी बच्चे, ये कॉन्सेप्ट था। अब एब्जॉर्प्शन के फार्मूला पढ़ते हैं। देखो हमने यहां पे जो किया है वो वहां फार्मूलों की शक्ल में वो कुछ कर दें। देखो बच्चे गौर से देखो, एक एक चीज पढ़ाता हूं। एब्जॉर्प्शन के फार्मूला हमें कहते हैं कि बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी इज इक्वल टू OAR। तो यहां पे देखो बजटेड ओवरहेड्स कितने थे, 66,700 बजटेड ओवरहेड्स थे। बजटेड एक्टिविटी कितनी थी, 3335 आवर्स। अब 66,700 डिवाइडेड बाय 35 तो ये बना 20। अब यही सब कुछ तो हमने ऊपर भी किया था। गौर से देखो, ये यहाँ पे 66,700 को 3335 पे डिवाइड किया तो बजट के मुताबिक एक घंटे पे कितने ओवरहेड्स लगने चाहिए, $20। तो ये OAR जो है ना, ये हमें क्या बताता है कि बजट के मुताबिक एक घंटे पे कितने ओवरहेड्स लगने चाहिए। मतलब ये वही कॉस्ट पर यूनिट है यार। हम टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट पे डिवाइड करते तो हमें पता चल जाता ना कि एक यूनिट पे कितने कॉस्ट लगती है। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट मालूम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको कॉस्ट पर यूनिट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कॉस्ट में तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब कुछ आ जाता है। हम यहाँ सिर्फ ओवरहेड्स का पोर्शन कैलकुलेट कर रहे हैं कि नहीं, यानी इनडायरेक्ट का पोर्शन कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए इसको OAR कहते हैं, यानी एक एक यूनिट पे ओवरहेड्स किस रेट के साथ एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब OAR डिपार्टमेंटल भी मालूम कर सकते हो, ब्लैंकेट भी मालूम कर सकते हो। समझाता हूं बच्चे। देखो हमने सिर्फ असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को उठा के उसके लिए एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं ना। तो अगर आप एक एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग OAR मालूम कर रहे हो, मतलब आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो अलग अलग ही OAR मालूम करोगे ना, अलग अलग ही एक एक यूनिट पे ओवरहेड्स कितने लगने, अलग अलग एब्जॉर्प्शन करोगे। तो एक एक डिपार्टमेंट के लिए अगर आप OAR मालूम करते हो तो उसे डिपार्टमेंटल OAR कहते हैं। लेकिन अगर सारे डिपार्टमेंट में सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है तो आप सारे डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को प्लस करते हो और एक ही साथ सारे यूनिट्स पे डिवाइड कर देते हो, तो उसे ब्लैंकेट OAR कहेंगे। कॉन्सेप्ट, कहानी, लॉजिक अपने लिए खुद बना लो, सादा से लॉजिक्स बनाया करो बच्चे। फॉर एग्जाम्पल मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि देखो शर्ट के जरिए आप यहां तक कवर हो सकते हो, पैंट के जरिए आपके सिर्फ पैर कवर होते हैं, ठीक है, लेग्स, और जो जूते हैं वो आपके जो फीट है उसको कवर करते हैं, फुट को, ठीक है। अब आप पोर्शन में कवर हो रहे हो कि नहीं, तो ये डिपार्टमेंटल OAR है। लेकिन अगर आप जाके ब्लैंकेट में जाके सो जाओगे, यानी कंबल ओढ़ दोगे, तो पूरे के पूरे कवर हो जाओगे कि नहीं। तो देखो यही कहानी, इसी छोटे मोटे लॉजिक को लेके चलो कि अगर सारे के सारे डिपार्टमेंट्स का एक ही बार में OAR मालूम करना है तो उसे ब्लैंकेट OAR कहेंगे। अगर हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग OAR मालूम करना है तो उसे डिपार्टमेंटल OAR कहो बच्चे। अब हमने OAR मालूम कर लिया। अब एब्जॉर्प्शन के फार्मूले क्या कहते हैं कि इस OAR को उन्होंने मल्टीप्लाई किया है एक्चुअल एक्टिविटी से, तो हमारे पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ जाएंगे। तो जरा करते हैं उनके मुताबिक। OAR हमारा आया है $20। एक्चुअल एक्टिविटी कितनी थी, एक्चुअल एक्टिविटी 3800 आवर्स की थी। तो हमने 20 को 3800 आवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये आया $76,000। लेकिन ये तो हमने भी मालूम किया था। क्या मालूम किया था, ये देखो हमने बजट के मुताबिक इस एक घंटे पे $20 लगते हैं, इसको एक्चुअल एक्टिविटी यानी 3800 आवर से मल्टीप्लाई किया था तो हमें पता चल गया था ना कि बजट के मुताबिक इस एक्चुअल एक्टिविटी पे कितने ओवरहेड्स लगने चाहिए थे। तो हम यहाँ पे उसे स्टैंडर्ड बजट कहते थे और यहाँ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के बाद उसे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कहा जा रहा है एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। अब हमने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स मालूम कर लिए तो हम स्टैंडर्ड ये जो 76,000 है या जिसको ये लोग एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कहते हैं, इसको कंपेयर करते थे अपने एक्चुअल एक्टिविटी वाले एक्चुअल ओवरहेड से कि 3800 आवर्स पे एक्चुअल पे जो ओवरहेड्स लगे उसके साथ कंपेयर करते थे, क्योंकि 3800 के लिए बजटेड ओवरहेड्स भी मालूम हो गए और 3800 के लिए एक्चुअल ओवरहेड्स भी मालूम है। तो हम ये 76,000 को हमने कंपेयर किया था 73,000 के साथ, तो ये आंसर आया +3,000। अब प्लस में अगर आंसर आए मतलब ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है, माइनस में अगर आंसर आए तो ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है। ओवर एब्जॉर्ब्ड को प्रॉफिट में प्लस किया जाता है, अंडर एब्जॉर्ब्ड को प्रॉफिट से माइनस किया जाता है। ओवर एब्जॉर्ब्ड क्या होता है,
अंडर एब्जॉर्ब क्या होता है समझाता हूं, गौर से देखो बच्चे, आसानी से समझते हैं। देखो बच्चे, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स यानी बजट के मुताबिक एक्चुअल एक्टिविटी पे कितने ओवरहेड्स लगने चाहिए थे, ये $76,000, लेकिन एक्चुअल में कितने लगे हैं 73। तो बजट के मुताबिक 76,000 लगने चाहिए थे, एक्चुअल में 73,000 लगे। एक्चुअल में बजट के से कम पैसे लगे कि नहीं, आपने सोचा था कि $76,000 लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में $73,000 लगे। तो बजट को आपने ओवर वैल्यू कर दिया था कि नहीं, ओवर एस्टिमेट कर दिया था कि नहीं, ओवर एब्जॉर्ब कर लिया था कि नहीं। तो इसे ओवर एब्जॉर्ब कहते हैं कि बजट के मुताबिक आपने ज्यादा खर्चा हिसाब कर दिया था, असल में कम लगा है। बजट आपने ओवर वैल्यू, ओवर एस्टिमेट, ओवर एब्जॉर्ब कर लिया था। अच्छा, इस सिनेरियो को चेंज करते हैं, रिवर्स करते हैं। देखो बच्चे, देखो, अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होते यानी बजट के मुताबिक जो एक्चुअल एक्टिविटी पे लगने चाहिए थे वो 73,000 होते और एक्चुअल ओवरहेड्स होते 76,000, तो 73 में से 76 माइनस करो तो -3,000 का आंसर आता कि नहीं। तो ये अंडर एब्जॉर्ब होता। क्यों, देखो, बजट के मुताबिक आपने क्या सोचा था कि 73,000 लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में 76,000 लगे, तो 3,000 ज्यादा लगे कि नहीं। मतलब आपने बजट अंडर वैल्यू बनाया था कि नहीं, अंडर एस्टिमेटेड बनाया था कि नहीं, अंडर एब्जॉर्ब्ड बनाया था कि नहीं। मतलब बजट आपने कम बनाया था, एक्चुअल में पैसे ज्यादा लग गए, तो इसको अंडर एब्जॉर्ब्ड कहते हैं। अब अंडर एब्जॉर्ब्ड को प्रॉफिट से माइनस किया जाता है, ओवर एब्जॉर्ब्ड को प्रॉफिट में प्लस किया जाता है। अब अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आ रहा होगा, कि यहां जो ओवर है तो वहां से माइनस कर दो, लेवल हो जाएगा, या यहां पे जो माइनस में आ रहा है यानी अंडर एब्जॉर्ब्ड है, वहां प्लस कर दो, लेवल में आ जाएगा। अब हर जगह लेवल करने वाली बातें नहीं होती बच्चे। क्या क्या किस चीज के साथ कब तक कितना कितना कुछ मैच करोगे, कहां कहां लेवल करोगे, खुदा का वास्ता है समझ जाओ यार। अब यहां ओवर एब्जॉर्ब प्लस क्यों हो रहा है प्रॉफिट में, और अंडर एब्जॉर्ब प्रॉफिट से माइनस क्यों हो रहा है। छोटा सा एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूं, सादा सा। देखो बच्चे, गौर से देखो, लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं कि यार जरा हम फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में पढ़ रहे हैं और अचानक मुझे पता चला कि मार्कर्स खत्म होने लगे हैं, मार्कर्स बिल्कुल खराब हो गए, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। तो मैं आप में से किसी एक स्टूडेंट को कहता हूं कि भाई नीचे जाओ और जाके मार्कर्स लेके आओ बच्चे, लेकिन बताओ कितना खर्चा लगेगा। तो आप बैठ के सोचते हो कि बजट के मुताबिक लेट सपोज मेरी कॉस्ट लगती है 5 मार्कर्स पे 50 रुपए, प्लस मेरा बजटेड जो प्रॉफिट है आप सोचते हो, आपने बजट बनाया कि 50 कॉस्ट लगनी है बजट के मुताबिक, यानी एक मार्कर अगर 10 रुपए का है तो 5 मार्कर 50 के हो गए। और आपने कहा कि सर मैं नीचे जाऊंगा, फिर मार्कर खरीदूंगा, फिर लेके आऊंगा, तो 10 रुपए मैंने सर्विस चार्जेस लेने अपने, यानी मेरा प्रॉफिट है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको 60 रुपीज दे दिए कि नीचे जाओ और मार्कर ले आओ। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, नीचे जाकर आपको पता चला कि एक्चुअल कॉस्ट नीचे जाके आपको पता चला कि मार्कर तो 10 का है ही नहीं, मार्कर तो एक मार्कर 8 रुपए का है। तो 5 मार्कर के कितने बने, 40, यानी आपकी एक्चुअल कॉस्ट 40 बनी, 50 नहीं 40। आपने बजट 50 का बनाया था और एक्चुअल में 40 कॉस्ट बनी, ठीक है। तो बजट ज्यादा बनाया था और असल में पैसे कम लगे हैं, तो वो 10 रुपए बचत हो गई आपके पास कि नहीं। तो वो 10 भी आप जाके अपने जेब में डाल दोगे कि नहीं, कि यार ये तो वाले ने आ रहे हो गए, सर ने 60 रुपीज दिए थे, मैंने सोचा था कि मार्कर 50 के आएंगे, 10 मैं अपनी जेब में रखूंगा, लेकिन ये तो मार्कर 40 के मिल गए, 10 और मिल गए जेब में रखने को, 10 और मिल गए प्रॉफिट में रखने को। तो वो बकाया 10 भी आप अपने प्रॉफिट में ऐड कर दोगे कि नहीं, अपनी जेब में ऐड कर दोगे कि नहीं, आपके लिए इनकम है कि नहीं। अब पहले आपके जो प्रॉफिट थे वो 10 थे, अब साथ में ये भी ऐड हो गए, तो प्रॉफिट आपके बन गए 20 के, टोटल 60। तो जो ओवर एब्जॉर्ब था, देखो बजट आपने 50 का बनाया था, एक्चुअल में 40 का खर्चा लगा, तो बजट 10 रुपए से ओवर एब्जॉर्ब कर लिया था कि नहीं। तो वो 10 रुपए की जो बचत हुई है वो प्रॉफिट में ऐड कर दिया आपने कि नहीं, अपने जेब में डाल लिया कि नहीं, हो गया। अब गौर से सुनो,
इस बार तो 10 रुपए आपको मिल गया एक्स्ट्रा, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ कि महीना पूरा हो गया और फिर से मार्कर्स खराब हो गए, ठीक है, या चलो 2 महीने बाद मार्कर्स खराब हो गए। मैं फिर से आपको कहता हूं कि बच्चे नीचे जाओ जरा फिर से मार्कर्स खरीदने, बताओ कितने पैसे दूं। तो आप सोचते हो कि पिछली बार 60 मांगे थे और 50 के बजाय 40 का खर्चा हो गया था और 20 जेब में रह गए थे, फिर से 60 मांगता हूँ। तो अब मैं फिर कहा कि सर जी 50 के मार्कर्स आएंगे और 10 मुझे अपने सर्विस चार्जेस चाहिए, तो 60 दे दो। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है बच्चे, ले लो 60 रुपीज, बस जाके आपने 5 मार्कर लेके आने, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब चोरों की हुकूमत आ चुकी है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की हुकूमत आ चुकी है, ठीक है, जरदारी की मिस्टर 10% की हुकूमत आ चुकी है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन है मुल्क में, चोरों का राज है। आप नीचे गए, आपको पता चला कि नहीं 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 नहीं, जो 2 महीने पहले एक मार्कर आपको 8-8 रुपए का मिल रहा था, वो एक मार्कर 11 रुपए का मिल रहा है। आपने सर पकड़ के वहां पे रोना शुरू किया कि भाई मैंने तो सोचा था कि एक मार्कर 10 रुपए का मिलेगा, अब एक मार्कर 11 का मिल रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है। एक मार्कर 11 का है तो 5 मार्कर कितने के हुए, 55 के हुए। अब जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वो 55 की है। बजट आपने 50 का बनाया था कॉस्ट, ठीक है, बजटेड कॉस्ट आपकी कितनी लगनी थी, 50 रुपीज, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 55। तो बजट आपने कम बनाया था और एक्चुअल में पैसे ज्यादा लग रहे हैं, तो बजट अंडर वैल्यू था कि नहीं, अंडर एब्जॉर्ब था कि नहीं, अंडर एस्टिमेटेड था कि नहीं। अब कितने से अंडर वैल्यू था, 5 रुपए से अंडर वैल्यू है, एक्चुअल में 5 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं कि नहीं। अब ये 5 रुपए कहां से लेके आओगे, क्या वापस मेरे पास आओगे कि सर जी मार्कर्स महंगे हो गए और वो 5 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 5 रुपए और दो। मैं रख के ऐसे चमाट मारूंगा ना, नीचे घूमते हुए जाओगे कि खबीस इंसान, पिछली बार जब पैसे बचे थे तो क्या मुझे लाके दिए थे, वो तो जेब में डाल लिए थे, अब जब कमी आ रही है तो मुझसे मांगने आ गए हो। कंपनी कभी भी ऐसा नहीं करती कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने के बाद में फिर से अपने क्लाइंट के पास जाए कि यार हमारा तो हिसाब किताब भी गलत हो गया, हमारे तो अकाउंट्स है ही ठीक नहीं, हमारे तो और पैसे लग रहे हैं, बकाया और पैसे दो। तो वो कहेगा कि जनाब जब आपका हिसाब किताब ही गलत है, आपके अकाउंट्स ही ठीक नहीं है, आपको अपने ऑपरेशंस को डील करना आता ही नहीं है, आपको अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना आता ही नहीं है, तो कंपनी क्यों खोल के बैठे हो सकता है वो जितने पैसे ऑलरेडी दे चुका है वो कहे कि मुझे ये भी दो, मैंने नहीं करवाना आपसे काम। मसला बनेगा कि नहीं, नाम खराब होगा कि नहीं। तो मजबूरन ये जो 5 की कमी आ रही है, 5 रुपए की, अपने ही प्रॉफिट्स में से निकाल के यहाँ पे प्रोजेक्ट पे लगाने होंगे कि नहीं। वो जो आपने सोचा था ना कि 10 रुपए की बचत हो जाएगी, वहां से ही 5 रुपए माइनस करके यहां पे लेके आओगे कि नहीं। ये 5 रुपए वहीं से यहां पे लेके आओगे। तो अब प्रॉफिट्स कितने बचे, अब आपके प्रॉफिट सिर्फ 5 रुपए के बचे, क्योंकि 10 का आपने प्रॉफिट वाला मार्जिन रखा था, उसमें से 5 तो आपने इसी कॉस्ट में डाल लिए क्योंकि मजबूरी थी, आप वापस मेरे से तो नहीं मांग सकते थे। तो जितने का अंडर एब्जॉर्ब था बजट, वो पैसे आप प्रॉफिट से निकाल के यहाँ पे खर्च किए कि नहीं। तो हम इसलिए कहते हैं कि ओवर एब्जॉर्ब प्रॉफिट में प्लस होता है, अंडर एब्जॉर्ब प्रॉफिट में से माइनस होता है बच्चे। अब ये हमने अब एक और कंसेप्ट सिखाने लगा हूं बच्चे, गौर से सुनो। अच्छा, हमने रट्टे नहीं लगाने बच्चे, हमने कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। हमें एक बजटेड ओवरहेड्स का बताया गया है इस पूरे लेक्चर में, एक एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का नाम सुना और एक एक्चुअल ओवरहेड्स का नाम सुना। बच्चे बजटेड ओवरहेड्स वो होते हैं जो स्टार्ट पे हम अपने लिए टारगेट बनाते हैं, ठीक है। एक्चुअल ओवरहेड्स वो होते हैं कि जो एंड पे हमें पता चलता है कि एक्चुअल रिजल्ट्स क्या है, यानी जो असल में लगे हैं एक्चुअल रिजल्ट्स, यानी एक्चुअल ओवरहेड्स उसे कहते हैं। अब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स किसे कहते हैं, वही स्टैंडर्ड जो हमने बनाया था, मतलब बजट के मुताबिक इस एक्चुअल एक्टिविटी पे कितने ओवरहेड्स लगने चाहिए, उसे एब्जॉर्ब्ड कहते हैं। यानी बजट के मुताबिक इस एक्चुअल एक्टिविटी पे कितने ओवरहेड्स लगते हैं, उसे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कहते हैं। देखो ये बजटेड सब रिजल्ट्स थे, ये एक्चुअल रिजल्ट्स हैं। अब इस बजट को हमने पर यूनिट पे लेके आए तो हमें ये पता चला
कि अव्वल तो हमें ये सीखने को मिला कि बजट और एक्चुअल कभी भी डायरेक्टली कंपेयर नहीं हो सकता। दूसरा हमें क्या सीखने को मिला कि बजट जो है बजटेड टोटल अमाउंट को कहते हैं, स्टैंडर्ड किस अमाउंट को कहते हैं, स्टैंडर्ड पर यूनिट अमाउंट को कहते हैं। उसी बजट को अगर पर यूनिट पे ले आओ तो उसे स्टैंडर्ड कहते हैं। स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि एक यूनिट की कॉस्ट या ये एक घंटे की कॉस्ट अब उसे किसी भी चीज से कंपेयर कर सकते हो कि नहीं, तो इसलिए उसे स्टैंडर्ड कहते हैं। तीसरी क्या चीज सीखने को मिली कि बजट जो होता है बजटेड एक्टिविटी के लिए बनता है, स्टैंडर्ड जो है एक्चुअल एक्टिविटी के लिए बनता है। समझ आ रही है? और इसी स्टैंडर्ड को एब्जॉर्प्शन वाले एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कहते हैं, यानी बजट के मुताबिक एक्चुअल एक्टिविटी पे कितने ओवरहेड्स लगने चाहिए थे। तो हमें एक्चुअल एक्टिविटी के लिए बजटेड ओवरहेड्स भी मिल जाते हैं और एक्चुअल एक्टिविटी के लिए एक्चुअल ओवरहेड्स भी मिल जाते हैं। तो एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल ओवरहेड्स को हम कंपेयर करते हैं, उससे हमें अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन की कैलकुलेशन मालूम होती है, अमाउंट्स मालूम होते हैं कि असल में कितने अमाउंट से हमारा बजट ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड है। अब बच्चे जो हमने ओवर अंडर एब्जॉर्ब की बात की, जो हमने कहा कि ओवर एब्जॉर्ब को प्रॉफिट में प्लस किया जाता है, अंडर एब्जॉर्ब को प्रॉफिट में से माइनस किया जाता है, ये प्लस या माइनस कैसे, कहां पे और किस तरीके से करोगे वो पढ़ते हैं। आपने P&L जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड जो हमने पहले पढ़ा, उसी में इसकी ट्रीटमेंट होगी। अब समझाता हूं कैसे। बच्चे गौर से देख रहे हैं, अच्छा सही सीधा होकर बैठो, कंबल शंबल में बैठे हो ना तो निकलो वहां से। गौर से 10-12 मिनट का लेक्चर रहता है बच्चे, गौर से सुन लो। अक्सर मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं ना, वो लेक्चर खोल के इधर मोबाइल फोन पे लगे होते हैं और वो भी कंबल में लेटे लेटे, उधर लेक्चर चल रहा है, ये मोबाइल पे लगे, वो वहां से वो मैडम पूछती है बाबू ने ताना खाया, और यहाँ से ये जनाब भी अलग ही मौजों में फिर रहे होते हैं, और यहां से टाइपिंग क्या हो रही है कि भाई आंख फिर वक्त पर नहीं खुलती, अपनी बाहों में मत सुलाया कर। बाहों में नहीं जाके ऊपर लेट जाना उसके, लेकिन प्लीज 10-15 मिनट के लिए लेक्चर गौर से सुन लो, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं मिन्नत करता हूं आपकी, ठीक तरीके से सीधे होके बैठो। 10-12 मिनट का लेक्चर बाकी है, गौर से सुनो बच्चे, गौर से। हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में क्या पढ़ा था कि जो हमारे सेल्स हो जाते हैं ना पीरियड के एंड पे, अब उस सेल्स में से हम अपने एक एक खर्चे को माइनस करते हैं, ठीक है, हम अपने खर्चों को माइनस करते जाते हैं। आखिर में अगर कुछ पैसे बचते हैं तो हम कहते हैं हम प्रॉफिट पे हैं, कोई नहीं बचते, हमारे खर्चे रिकवर नहीं हो रहे तो हम कहते हैं कि हम लॉस पर हैं। तो हम रेवेन्यूज में से अपने रेवेन्यू यानी सेल से जो पैसे आते हैं उसे रेवेन्यू कहते हैं, उसमें से हम सबसे पहले माइनस करते हैं प्रोडक्शन की कॉस्ट, ठीक है। उसमें से हमें क्या मिलता था? प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन यहां पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट होगा। क्यों? देखो बच्चे, हम एब्जॉर्प्शन क्यों करते हैं? ताकि फिक्स ओवरहेड्स को एक एक यूनिट, यानी एक प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एक एक यूनिट पे चार्ज कर सके, मालूम कर सके कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक एक यूनिट पे कितने लगते हैं। अब उससे हमें पता चलता है कि जो बजट के मुताबिक हमने ओवरहेड सोच रखे होते हैं, एक्चुअल उस तरह नहीं आते, कुछ ना कुछ ओवर अंडर का मसला आता है कि नहीं, तो वो तो अभी तक इस प्रोडक्शन की कॉस्ट में हमने एडजस्ट किया ही नहीं। अब जब ये प्रोडक्शन की कॉस्ट अनएडजस्टेड है, यानी ये कंप्लीट कॉस्ट है ही नहीं, तो अनएडजस्टेड प्रोडक्शन कॉस्ट को माइनस करके आपके पास अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा ना। जब प्रोडक्शन की कॉस्ट जो माइनस करके हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, अगर वो ही एडजस्टेड नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे एडजस्टेड होगा? तो हमारे पास अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आया, ठीक है। अब इसको एडजस्ट कैसे करोगे? हमने ऊपर पढ़ा था ना कि ओवर एब्जॉर्ब को प्लस किया जाता है, अंडर एब्जॉर्ब को माइनस किया जाता है। कहां पे? प्रॉफिट्स में। वो इसी प्रॉफिट्स की बात हो रही थी। जो अगर ओवर एब्जॉर्ब आया है उसको यहां पे प्लस कर दो, अगर अंडर एब्जॉर्ब आया है तो उसको यहां से माइनस कर लो उन ओवरहेड्स को, तो आपकी जो प्रॉफिट्स हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे कि नहीं, वो प्रोडक्शन कॉस्ट की एडजस्टमेंट हो जाएगी कि नहीं। तो आपके पास देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा? एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने माइनस क्या करना है? देखो रेवेन्यू में से प्रोडक्शन की कॉस्ट माइनस की, उसमें जो एडजस्टमेंट करनी थी वो भी कर ली। अब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट में से फाइनेंस वाले इसे अदर एक्सपेंसेस कहते हैं, या दूसरा नाम इसका प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करो, आपके पास पीबीआईटी का रिजल्ट आता है, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हो, क्योंकि जो लोग इंटरेस्ट और टैक्स नहीं देते वो इसी प्रॉफिट को आगे अपने हिसाब से ऑपरेट करते हैं, वो इसी को अपना नेट प्रॉफिट समझते हैं। लेकिन जो इंटरेस्ट और टैक्स दे रहे हैं वो क्या करेंगे, पीबीआईटी में से इंटरेस्ट भी माइनस करो, टैक्स भी माइनस करो, आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट्स। समझ आ रही है बच्चे? तो ये था एब्जॉर्प्शन के मुताबिक P&L बनाना, या इनकम स्टेटमेंट बनाना, या SOPL यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाना। बच्चे सिंपल सा लॉजिक था। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले जरा थ्योरेटिकल जो पॉइंट्स है वो सीख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे जो ग्राफ दिया गया है उसको पढ़ते हैं बच्चे। ग्राफ हमें क्या बताता है, देखो बच्चे गौर से देखो, एक मिनट बच्चे। ग्राफ में देखो यहां पे दिया गया है, ये जो स्ट्रॉन्ग लाइन है ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स यानी बजट के मुताबिक एक्चुअल एक्टिविटी पे कितना खर्चा आना चाहिए उसके लिए है। जो जरा सा स्ट्रॉन्ग लेकिन डॉटेड लाइन है ये यानी ये वाली, ये एक्चुअल ओवरहेड्स के लिए है। ये जो हल्की सी डॉटेड लाइन है ये बजटेड ओवरहेड्स के लिए है, और ये लाइन जो है ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स के लिए है। अब इन चीजों को याद रखना। अब गौर से देखो, अच्छा गौर से देखो, एक एक चीज समझाता हूं। देखो बच्चे, ये बजटेड एक्टिविटी है यानी 50,000 की एक्टिविटी हुई है बजट के मुताबिक, ठीक है। और बजट के मुताबिक ओवरहेड्स कितने लगे हैं, देखो ये रहे $1,00,000 बजट के मुताबिक एक्टिविटी लगे हैं। एक्चुअल एक्टिविटी कितने की हुई है, वो 64,000 की हुई है, ठीक है। अब उस पे एक्चुअल में ओवरहेड्स कितने लगे हैं, ये एक्चुअल ओवरहेड्स की लाइन है यानी 1,50,000। अब ये बजटेड थे, ये एक्चुअल है। अब बजटेड और एक्चुअल को कंपेयर नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि एक्टिविटी का डिफरेंस है। तो हम मजबूर हैं किस चीज पर, के बजट के मुताबिक एक्चुअल एक्टिविटी पे कितने ओवरहेड्स लगने चाहिए थे वो मालूम करने के लिए, यानी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स मालूम करने के लिए। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की लाइन ये है, ये जिस पॉइंट पे एक्चुअल एक्टिविटी की लाइन को कंसेप्ट करेगी वहां ही हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है। क्यों, देखो इस पॉइंट पे जाके इसने एक्चुअल एक्टिविटी के लाइन को इंटरसेक्ट किया कि नहीं, तो ये ही हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है। यानी एग्जैक्ट यहाँ पे कॉस्ट दिख रही है, तो 1,25,000 जो है 125 के, ये ही हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स थे। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स यानी बजट के मुताबिक जो लगने चाहिए थे एक्चुअल एक्टिविटी पे वो 1,25,000 थे। मतलब बजट में हमने सोच रखा था कि 1,25,000 लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में 1,50,000 ओवरहेड्स लगे। तो बजट कम वैल्यू पे बना था कि नहीं, अंडर वैल्यू बना था कि नहीं, अंडर एब्जॉर्ब था कि नहीं। ये अंडर एब्जॉर्ब की ट्रीटमेंट हो गई, अंडर एब्जॉर्ब के ग्राफ्स हो गए। अब ओवर एब्जॉर्ब के लिए ग्राफ्स पढ़ते हैं। देखो बच्चे गौर से देखो, अच्छा ये जो है बजटेड एक्टिविटी है, फिर से 50,000 यूनिट्स या आवर्स का काम हुआ है, और उस पे बजटेड ओवरहेड्स जितने लगने थे वो ये हैं यानी 1,00,000, ठीक है। ये एक्चुअल एक्टिविटी है, ठीक है, यानी तकरीबन 80,000। ये एक्चुअल एक्टिविटी की लाइन है, ठीक है। ये एक्चुअल में जो उस पे ओवरहेड्स लगे हैं उसकी लाइन है। अब एक्चुअल ओवरहेड्स कितने लगे हैं, 1,50,000 के, बजटेड कितने थे यानी 1,00,000। अब बजट और एक्चुअल को कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि एक्टिविटी का डिफरेंस होता है। तो बजट के मुताबिक इस एक्चुअल एक्टिविटी पे कितने लगने चाहिए यानी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स वो मालूम करेंगे। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की लाइन ये है, ये जिस पॉइंट पे एक्चुअल एक्टिविटी को इंटरसेक्ट करेगी वही हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होंगे। अब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, अब इस पॉइंट पे सामने देखो कॉस्ट कितनी है वो मालूम करो। ये रही कॉस्ट मालूम हो गई, यानी 1,75,000 ये एब्जॉर्ब्ड थे। अब देखो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स यानी बजट के मुताबिक एक्चुअल पे कितने लगने चाहिए थे, 1,75,000। बजट के मुताबिक 1,75,000 लगने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितने लगे, 1,50,000। मतलब बजट आपने ज्यादा हिसाब किताब लगाया था, ओवर एब्जॉर्ब्ड, ओवर एस्टिमेट, ओवर वैल्यू कर दिया था, एक्चुअल में पैसे कम लगे हैं, तो इसे कहते हैं ओवर एब्जॉर्ब्ड होना। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी इसकी बच्चे।
आगे इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस गिवन है वो पढ़ते हैं। ये पहले 3 एडवांटेजेस हैं और आखिरी वाला डिसएडवांटेज है। वो कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इंक्लूड्स एन एलिमेंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन इन्वेंट्री वैल्यूज। देखो ये एडवांटेज है, एब्जॉर्प्शन के मुताबिक इन्वेंट्री की वैल्यू में फिक्स ओवरहेड्स भी ऐड किए जाते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो की इसलिए जाती है कि एक एक यूनिट पे फिक्स ओवरहेड्स का कितना हिस्सा लगना है वो चार्ज हो सके, तो आपको कंप्लीट वैल्यू मिलती है इन्वेंट्री की, तो ये एक एडवांटेज है। अब एनालाइजिंग अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इज अ यूजफुल एक्सरसाइज इन द कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। के अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट को मालूम किया जाता है, ये एक अच्छा एक्सरसाइज है कॉस्ट कंट्रोल करने का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब क्या समझाता हूं, देखो आप एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही मालूम करते हो ना कि आपकी एब्जॉर्ब जो ओवरहेड्स आपने बजट के मुताबिक हिसाब किताब लगाया था, वो ओवरहेड्स यदि आपका वो बजट ओवर एब्जॉर्ब था या अंडर एब्जॉर्ब था, यदि आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़े या नहीं, उसमें से कोई बचत हुई आपको, एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही ओवर या अंडर का मालूम करते हो ना। तो जब आपको पता होगा कि भाई मैंने एक्स्ट्रा पे किए हैं या मुझे बचत हुई है, तब ही आप उसके मुताबिक कंट्रोल लेके आओगे। जब आपको ओवर और अंडर का पता ही ना हो तो कंट्रोल कैसे लेके आओगे अपने कॉस्ट पे। तो ये एब्जॉर्प्शन का एक फायदा है, क्योंकि यहाँ ओवर और अंडर की ट्रीटमेंट को मालूम किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपके बजट ओवर एब्जॉर्ब थे या अंडर एब्जॉर्ब थे, तो उसके मुताबिक आप अपना कंट्रोल प्रोसेस चलाते हो। फिर यहां पे लिखा है कि इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स इनटू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज द बेस्ट वे ऑफ एस्टिमेटिंग जॉब कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स ऑन जॉब। देखो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत फायदा देता है। कैसे कि जब आपको पता होगा कि आपके एक एक प्रोडक्ट या एक एक जॉब या एक एक प्रोसेस पे इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगनी है, तब ही आप उस प्रोडक्ट या उस जॉब की पूरी कॉस्ट मालूम करोगे ना। चलो आपको डायरेक्ट कॉस्ट तो मालूम हो गई, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट एक एक प्रोडक्ट पे या एक एक जॉब पे कितनी लगनी है, अगर वो मालूम ही ना हो तो उसकी टोटल कॉस्ट आप नहीं मालूम कर सकते। टोटल कॉस्ट मालूम ना हो तो कॉस्ट के मुताबिक एक मुनासिब प्रॉफिट आप सेट नहीं कर सकते, मतलब सेलिंग प्राइस भी नहीं रख सकते उसकी। लेकिन अगर आपको मालूम हो कि एक एक जॉब पे एक एक प्रोडक्ट पे आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगनी है, तो टोटल कॉस्ट भी मालूम हो जाती है। टोटल कॉस्ट को देख के एक मुनासिब प्रॉफिट भी आप सेट कर सकते हो और एक मुनासिब सेलिंग प्राइस भी आपको मालूम हो सकता है, और ये एक एडवांटेज है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। अब डिसएडवांटेज क्या है, यहां लिखा गया कि द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आर दैट इट्स मोर कॉम्प्लेक्स टू ऑपरेट देन मार्जिनल कॉस्टिंग। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब पहले बजटेड ओवरहेड्स को एक बजटेड एक्टिविटी पे डिवाइड करो, ओएआर को फिर एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करके एब्जॉर्ब ओवरहेड्स मालूम करो, एब्जॉर्ब को एक्चुअल से कंपेयर करके ओवर अंडर मालूम करो, ओवर अंडर को फिर इनकम स्टेटमेंट में जाके आपने सब कुछ ओवर और अंडर की ट्रीटमेंट करनी है। तो बहुत एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, तो ये डिसएडवांटेज है। और डिसएडवांटेजेस क्या है, एंड इट डज नॉट प्रोवाइड एज मच यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक। अच्छा, शॉर्ट टर्म में डिसीजंस कैसे लेने वो हम मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग जब हम पढ़ेंगे तब समझाऊंगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा नाम उसको शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक भी कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग को। अब मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू आप शॉर्ट टर्म डिसीजंस ले सकते हो, एब्जॉर्प्शन के थ्रू नहीं ले सकते, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में आपको कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए होते हैं एक एक चीज को मालूम करने के। आप अलग अलग ये नहीं मालूम कर सकते कि सेल्स का बजट क्या रखना है, रेवेन्यू का बजट क्या रखना है, प्रोडक्शन का बजट क्या रखना है, क्योंकि उसमें तो ओवर और अंडर और पता नहीं क्या क्या कुछ आ रहा होता है। तो शॉर्ट टर्म में जो डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए वो नहीं मिल सकती इसमें से, तो ये एक डिसएडवांटेज है। अब यहाँ पे क्लोजिंग की एंट्री दी गई है, यानी क्लोजिंग का मतलब आप ओवर और अंडर को मालूम करने के बाद जाके P&L में उसकी ट्रीटमेंट करते हो ना, इनकम स्टेटमेंट में हमने ऊपर ट्रीटमेंट की ना, तो उसकी डबल एंट्री क्या बनती है वो बताते हैं। देखो अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि बजट आपने कम हिसाब किया था, अंडर एस्टिमेट अंडर एब्जॉर्ब किया था, एक्चुअल में खर्चा ज्यादा लगा, मतलब आपको बजट से भी एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ा, यानी लॉस हुआ, यानी एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस किस नेचर का है, डेबिट नेचर का, तो आप अपने P&L को डेबिट कर दोगे। एक मिनट बचे, P&L को डेबिट कर दोगे, या यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो कि इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डेबिट कर दो। क्रेडिट क्या करोगे, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स।
क्योंकि कोई ना कोई वजह तो बतानी है ना कि P&L में एक्सपेंस क्यों रिकॉर्ड किया गया, P&L में खर्चा क्यों रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, तो जितने का एक्स्ट्रा पैसे लगे, जितने की अंडर एब्जॉर्ब थे, उतने से ही P&L को डेबिट कर दोगे, यानी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लोगे P&L में, और क्रेडिट में वजह बता दोगे कि ये अंडर एब्जॉर्ब थे इतने से। ओवर एब्जॉर्ब का क्या मतलब, आपने सोचा था कि फॉर एग्जांपल कि बजट के मुताबिक 100 रुपए लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में 80 रुपए लगे, तो बजट से कम खर्चा हुआ आपका, तो बजट आपने ओवर वैल्यू, ओवर एस्टिमेट कर लिया था कि नहीं। अब बजट से कम पैसा लगा, आप बजट के मुताबिक सोच रहे थे 100 रुपए लगेंगे, लेकिन असल में 80 रुपए लगे, तो 20 का मुनाफा हुआ कि नहीं, 20 की बचत हुई है कि नहीं। तो उस 20 को आप अपना इनकम मानोगे कि नहीं। इनकम किस नेचर का है, क्रेडिट नेचर का है, तो आप P&L को क्रेडिट कर दोगे 20 रुपए से। मतलब P&L को क्रेडिट करने का मतलब P&L में इनकम आई है, मतलब मुनाफा हुआ है। और P&L को क्रेडिट करने के बाद डेबिट में क्या लिखोगे, वजह क्या बताओगे, वजह बताओगे कि ये 20 रुपए ओवर एब्जॉर्ब थे, यानी बचत हुई है। तो ये थी P&L में अगर आप ओवर या अंडर एब्जॉर्ब की ट्रीटमेंट करते हो, उसकी क्लोजिंग एंट्रीज बचे। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं, P&L की प्रैक्टिस करते हैं कि P&L यानी इनकम स्टेटमेंट यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड के जरिए क्वेश्चंस कैसे हल किए जाते हैं। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि 1000 प्रोडक्शन यूनिट्स थे, यानी प्रोड्यूस हुए थे, जिसमें से सेल कितने हुए थे, 850 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस भी दी गई है, प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट दी गई है, इंटरेस्ट दिया गया है, टैक्स दिया गया है, एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल ओवरहेड्स का बताया गया है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है बच्चे, सबसे पहले हमें चाहिए होता है सेल्स, यानी कितने पैसों की सेल हुई है, तो वो मालूम करते हैं। टोटल सेल्स हुई है 850 यूनिट्स की, तो 850 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके टोटल पैसे कितने आए हैं वो मालूम हो जाएंगे। अब सेलिंग प्राइस उन्होंने ये दिया हुआ है कि मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू, ये कुछ 10,200 बनते हैं। ठीक है, अपने कैलकुलेटर को, सॉरी बच्चे, अच्छा चेक करते हैं कि ये 10,200 आ रहा है कि नहीं। एग्जैक्टली ये 10,200 बनते, क्योंकि सेल्स हमारे कितने यूनिट्स हमने बेचे थे, 850 यूनिट बेचे थे, और हर एक की सेलिंग प्राइस थी $12। तो 850 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, हमें पता चला कि 10,200 के रेवेन्यूज आए हैं। अब इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल यानी प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर लेते हैं कि प्रोडक्शन की कॉस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए मालूम कर लेते हैं। नहीं खुदा के बंदो, कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब यह है कि जो सेल्स किए हैं उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट, उसके बनाने पे जो खर्चे आए हैं। तो ये जो सेल्स यूनिट्स हैं इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट मालूम कर लोगे, यानी 850 इसको बनाने पे जो खर्चा लगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट उन्होंने दे रखी है। देखो यहाँ पे कि एक यूनिट को बनाने पे $5 लगे, तो 850 इंटू 5, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके बनाने पे कितने खर्चे आए हैं। तो 850 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो वो बनता है 4,250। तो रेवेन्यूज में से प्रोडक्शन की कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर लेंगे, तो ये बनता है 5,950 का ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन ये अनएडजस्टेड है, क्योंकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट हमने माइनस की, इसमें से हमने ओवर या अंडर की ट्रीटमेंट तो नहीं की थी, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो भी अनएडजस्टेड होगा। तो इसमें ओवर या अंडर की ट्रीटमेंट करते हैं। देखो जरा से नीचे आओ और ये चेक करो, ये जो गिवन है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स भी गिवन है और एक्चुअल भी गिवन है। एब्जॉर्ब्ड का मतलब बजट के मुताबिक जितने लगने चाहिए थे वो थे 3,000, और जो एक्चुअल में लगे हैं वो है 2,850। दोनों को कंपेयर करो तो 150 बच गए हैं कि नहीं। बजट के मुताबिक 3,000 लगने चाहिए थे, एक्चुअल में 2,850 लगे, तो बजट ओवर एब्जॉर्ब था कि नहीं। बजट के मुताबिक ज्यादा लगने चाहिए थे। कितने से ओवर एब्जॉर्ब था, 150 से। तो ओवर एब्जॉर्ब प्रॉफिट में प्लस होता है या माइनस होता है, प्लस होता है, क्योंकि बजट के मुताबिक ज्यादा लगने चाहिए थे, असल में कम लगे हैं, तो वो जो पैसे बचे उसको आप अपने प्रॉफिट में ऐड ही करोगे ना। तो 150 यहां पे प्रॉफिट में ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा
तो हमें पता चलता है कि एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आया $6100 का। अब इसमें से हम माइनस करेंगे अदर एक्सपेंसेस यानी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अब देखो बच्चे, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे ये दी गई है कि 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जितना भी है उसका 10% नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट ले लो। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा, अब कौन सा वाला ग्रॉस प्रॉफिट, एडजस्टेड या अनएडजस्टेड? सोचो शाबाश, एग्जैक्टली एडजस्टेड, क्योंकि अनएडजस्टेड तो ठीक वैल्यू नहीं है इसलिए उसको अनएडजस्टेड कहा जा रहा है। एडजस्टेड वैल्यू का पूछ रहा है, और अगर अनएडजस्टेड का कहना होता तो साफ फिर साथ में लिखता कि अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट का 10% ले लो। उसने कुछ नहीं कहा, मतलब वो ठीक वाले ग्रॉस प्रॉफिट का 10% पूछ रहा है, और ठीक वही है जो एडजस्टेड होता है। तो एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट था 6100, उसका 10% लो तो वहां से आता है 610। तो इसमें से 610 माइनस करो, 6100 में से 610 माइनस करो तो आपका आंसर आता है 5490। अब ये आपका पीबीआईटी आ गया यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करना है। इंटरेस्ट भी दिया गया है कि $500 आपका इंटरेस्ट है तो वो भी माइनस कर लो, और टैक्स भी माइनस करना है। टैक्स के लिए उन्होंने फिर से परसेंटेज दी है कि 11% ऑफ सेल्स, यानी जितने रुपए की सेल्स की थी उसका 11% आपका टैक्स है। तो सेल्स हमने 10,200 की थी, उसी का 11% मालूम करते हैं तो वो 11% बनता है 1122। ठीक है, तो हम अपने पीबीआईटी में से यानी 5490 में से पहले 500 का इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर 1122 का टैक्स माइनस करते हैं तो $3,868 ये आया आपका नेट प्रॉफिट। कितना आसान था बच्चे, उसमें मुश्किल की कोई बात ही नहीं थी, बात खत्म, इतना ही था। अब बच्चे जरा सा प्रैक्टिस करते हैं, एक दो क्वेश्चंस के यहां पे दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन को पहले अपने तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं जो हमने लॉजिकल तरीका पढ़ा था, फिर फॉर्मूलों में भी पुट करेंगे, देखेंगे कि ये बात ठीक है कि नहीं। यहां बजट के मुताबिक वो कहते हैं कि $80,000 के ओवरहेड्स लगेंगे और लेबर आवर्स कितने होंगे बजट के मुताबिक 20,000 घंटे का काम हुआ है। ठीक है, अब एक्चुअल में $90,000 लगे हैं ओवरहेड्स। ठीक है, और एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ है $22,000। मैंने आपको बताया था ना, ओवरहेड्स को लेबर आवर या मशीन आवर्स के जरिए एब्जॉर्ब किया जाता है। अब इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि एक्टिविटी चेंज है दोनों की। हम इसका पर यूनिट मालूम कर लेते हैं कि बजट के मुताबिक एक घंटे पे कितने ओवरहेड्स लगते हैं, 4 ओवरहेड्स। तो $4 को अगर हम इस 22,000 घंटों से मल्टीप्लाई करेंगे तो बजट के मुताबिक इस 22,000 घंटों के लिए ओवरहेड्स मालूम हो जाएंगे कि नहीं। तो हम इस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 22,000 से, तो हमें पता चलता है कि बजट के मुताबिक 88,000 लगने चाहिए इस 22,000 घंटों पे। तो बजट के मुताबिक 88,000 लगने चाहिए, एक्चुअल में 90,000 लगे हैं, तो 2,000 एक्स्ट्रा लग गए हैं कि नहीं। मतलब बजट 2,000 से कम बनाया था, एक्चुअल ज्यादा लग गए, तो बजट अंडर एब्जॉर्ब्ड है कि नहीं 2,000 से। तो यहां लिख देंगे कि लेकिन चेक करते हैं, फार्मूला में पुट करते हैं कि क्या फार्मूला के जरिए भी वही आंसर आता है कि नहीं जो यहां पे कंपेयर करने से हमें मिला। बजटेड ओवरहेड्स फार्मूला में पुट करते हैं, सब 80,000 थे। बजटेड एक्टिविटी कितनी थी यानी लेबर आवर्स 20,000। अब 80,000 डिवाइडेड बाय 20,000, OAR आया 4। अब OAR को एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करना है तो एक्चुअल एक्टिविटी थी $22,000, सॉरी $22,000 नहीं, 22,000 आवर्स। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने हैं यानी बजट के मुताबिक इस एक्चुअल एक्टिविटी पे कितने लगने चाहिए 88,000। 88,000 को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल ओवरहेड से जो कि 90,000 थे। तो 88 में से 90,000 माइनस करो तो -2,000 का आंसर आता है, और माइनस का मतलब अंडर एब्जॉर्ब्ड होता है, और हमने ऊपर वही लिखा है कि अंडर एब्जॉर्ब्ड है बजट 2,000 से। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। यहां पे वो कहते हैं कि बजट के मुताबिक $1,48,750 लगने चाहिए थे 8,500 मशीन आवर्स पे बजट के मुताबिक। एक्चुअल में $1,46,200 लगे हैं ओवरहेड्स, 7,900
28 मशीन आवर्स पे। अब इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि एक्टिविटी डिफरेंट है। एक में बजट के मुताबिक 8,500 मशीन आवर्स लगे, एक्चुअल में 7,928 मशीन आवर्स लगे, दोनों चेंज है। तो हम बजट के मुताबिक एक एक मशीन आवर पे कितना खर्चा आता है वो मालूम करते हैं। 148,750 डिवाइडेड बाय 8500। तो बजट के मुताबिक एक घंटे पे $17.5 लगने चाहिए। तो 17.5 अगर बजट के मुताबिक एक घंटे पे लगते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7928 से, तो हमें पता चल जाएगा कि बजट के मुताबिक इस एक्चुअल एक्टिविटी पे कितने ओवरहेड्स लगने चाहिए। इसको मल्टीप्लाई किया 7928 से, तो बजट के मुताबिक 7928 पे कितने पैसे लगने चाहिए 138,740, यानी 1,38,740 लगने चाहिए, लेकिन लगे कितने हैं 1,46,200। तो बजट कम बनाया गया है फिर से और एक्चुअल में पैसे ज्यादा लग रहे हैं। कितने ज्यादा लग रहे हैं मालूम करते हैं। 7,460 एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ठीक है। तो 7,460 का अंडर एब्जॉर्ब्ड है बजट। अब इसको फार्मूला के जरिए भी देखते हैं कि सेम आंसर आता है कि नहीं। बजटेड ओवरहेड्स कितने थे 1,48,750। बजटेड एक्टिविटी कितनी थी 8,500 मशीन आवर्स। दोनों को डिवाइड करने से 17.5 का आंसर आता है। चेक भी कर लेते हैं 148,750 डिवाइडेड बाय 8500 17.5 यानी OAR। अब उस OAR को एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअल एक्टिविटी थी 7,928 928 घंटे। तो इसको मल्टीप्लाई किया कि 7,928 घंटों से, तो हमें पता चला कि 1,38,740 बजट के मुताबिक लगने चाहिए। तो इस 1,38,740 में से इसको कंपेयर किया एक्चुअल ओवरहेड से जो कि थे 1,46,200। तो इसमें से माइनस किया 1,46,200, तो एग्जैक्ट वही आंसर आया -7,460। मतलब कि ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है। ये था योर लेक्चर ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सिंपल सादा कंसेप्चुअल। एक भी फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे, रट्टे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये अकाउंटिंग है बच्चे, क्या क्या याद करोगे, कितना कितना याद करोगे। वो कहते हैं ना कि आती है उर्दू ज़बान आते आते। ये तो पता नहीं अकाउंटिंग में क्या क्या कुछ होगा और क्या क्या कुछ याद करते फिरोगे। लॉजिकल तरीके से पढ़ो, कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ो, ठीक है। चीजों को समझना शुरू करो, याद करना मत करो बच्चे, क्योंकि क्या क्या याद करोगे और कब तक याद करोगे, पागल हो जाओगे। ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।